हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, मैंने आपके लिए एथिक्स की रिवीजन वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें मैंने पहले आपके लिए चैप्टर वाइज वीडियोस बनाई थी, फिर मैंने एक मैराथन वीडियो बनाई थी जिसमें अप्रोक्स मैं आपका 50 मार्क्स का कवर करा चुका, जो आप देख सकते हैं। मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो 1 घंटा 30 मिनट की अप्रोक्स वीडियो है और उसके अंदर आपका अप्रोक्स 30 मार्क्स का सस्टेनेबिलिटी और 20 मार्क्स का एथिक्स वाला पोर्शन ये कंप्लीट हो चुका, जो कि अप्रोक्स आपका 1 घंटा 30 मिनट में आपके 50 नंबर रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये वाली वीडियो कंप्लीट करना। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपके लिए एथिक्स की अमेंडमेंट वीडियो बनाई थी जिसमें आपकी टोटल जितनी भी एथिक्स में अमेंडमेंट है इस बार वाली वो कंप्लीट की थी मैंने। ठीक है, फिर मैंने आपकी ITSA की भी अमेंडमेंट बनाई है, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अभी आपका जो बचा हुआ था एथिक्स में पार्ट, गवर्नेंस वाला पार्ट बचा हुआ था, उसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कंप्लीटली जितना भी आपका पोर्शन एथिक्स में बचा हुआ है आज इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये भी वीडियो अप्रोक्स आपकी इतनी ही होगी, 1 घंटा 30 मिनट या फिर 1 घंटा 40 या 45 मिनट, इतना ही जाएगा। अगर आप दोनों वीडियो को देखते हो तो मैक्सिमम आप 3 घंटे में अपने एक एक कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लोगे, यानी कि आप 3 घंटे में पूरा एथिक्स रिवाइज कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अभी लाइक करें। इससे पहले वीडियो आपने हमारी देखी है तो उसके बारे में भी अपना फीडबैक दें। बाकी जो भी आप चाहते हैं मैं अपनी कमी सुधारूँ इसमें या फिर कुछ भी बेटर ट्राई करूँ ITSA के रिवीजन के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। कॉर्पोरेट क्या है? कॉर्पोरेट क्या है? लैटिन वर्ड था कॉर्पस, उससे मिलकर बना। इसका मतलब बॉडी, यानी कि अगर कुछ ग्रुप, यानी कि एक बॉडी की फॉर्म में, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलकर अगर कोई काम करे तो एक कॉर्पस बन जाता है, जिससे वर्ड डिराइव हुआ है कॉर्पोरेट। ठीक है दोस्तों, गवर्नेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस प्लस कंटिन्यूस मॉनिटरिंग प्लस कंप्लायंस ऑफ लॉ इन ट्रू मैनर। ठीक है, यही मैंने आपको शॉर्ट में लिख के यहाँ पर बताया। ठीक है, चलो अब अगर इन दोनों वर्ड को मिला के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अगर हम मीनिंग निकाले तो वो क्या निकल के आता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग? वैसे मीनिंग वही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी जो इस चैप्टर में डेफिनेशन दी हुई है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सेट ऑफ सिस्टम्स, प्रोसीजर एंड पॉलिसीज फॉर बेटर रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर फॉर बेनिफिट ऑफ स्टेक होल्डर। ठीक है, डन। ये आपका यहाँ पर इसका बेसिक, जो इस चैप्टर का बेसिक है मैं आपको बता चुका। अब नेक्स्ट आता है ICSI प्रिंसिपल्स फॉर गवर्नेंस। ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपके स्कैनर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखते हैं कि है क्या। अगर आप इसको अपने मॉड्यूल से पढ़ते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, लेकिन मैंने जो उसके की पॉइंट है ना वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। आप देख सकते हैं मैंने 4 पॉइंट में इसको ख़त्म करने की कोशिश की है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, डन। स्टेक होल्डर आपको ऑलरेडी पता है क्या है, अगर नहीं पता तो स्टेक होल्डर वाला जो चैप्टर आएगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्टेक होल्डर क्या होते हैं। ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इफेक्टिव मैनेजमेंट भी मैं आपको बता चुका, इसमें आपने पढ़ा था ऊपर। बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, चलो डन। डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने CSR वाला प्रिंसिपल्स पढ़े, वो भी इसी का पार्ट है, डन। एप्लीकेबिलिटी ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस मैं आपको बता चुका। ठीक है, इनकी नीड क्या है इस चीज़ की, मतलब कि ये प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करने की नीड क्या है? टू क्रिएट ए कॉर्पोरेट कल्चर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर। यानी कि ये कॉर्पोरेट कल्चर इस तरह का क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो किसी के लिए, कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। ठीक है दोस्तों, गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, मैं सुबह सुबह उठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा वो मत करना कि ये क्या हो रहा है। ठीक है ना, थोड़ा एडजस्ट करना। बेनिफिट क्या है इसके? अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसके बेनिफिट्स क्या है? रिड्यूस रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस करोगे तो आपको नॉन कंप्लाइंस तो ना के बराबर देखने को मिलेगी, जिससे रिस्क भी कम हो जाएगा। ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस, जब नॉन कंप्लाइंस होगी तो जो आपका मैनेजमेंट है वो अच्छे से काम करेगा, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के, तो परफॉर्मेंस और बेटर हो जाएगी। ठीक है, इनहेंस इन्वेस्टर ट्रस्ट, इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा, उसे लगेगा कि ये सब अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा भी जो हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी कहीं ना कहीं सेफ है।
अकाउंटेबिलिटी, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम फॉलो करें, अकाउंटेबिलिटी की बात हम ऑलरेडी कर चुके कि वो भी जरूरी हो जाएगी, ठीक है। एवरी फाइनेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि अगर हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ फाइनेंस लेना चाहते, अगर वो हमें देखता है कि हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बेटर हो जाएगा हमें जज करना कि ये कंपनी किस तरह की है, ठीक है। बीटिंग करप्शन, करप्शन तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जब हर चीज़ें कि बोलते हैं ना कि अगर जब सब चीज़ें नंबर 1 में होने लगे तो करप्शन के काम ही खत्म। करप्शन स्टार्ट होता है अगर हम थोड़ा भी खुद गलत करना स्टार्ट करें तो मैनेजमेंट को भी लूप होल्स दिख जाते हैं। डन। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कौटिल्यस फोरफोल्ड ड्यूटी ऑफ ए किंग, ठीक है। ये 4 है आपकी, रक्षा, वृद्धि, पालना, योगा, क्षमा। यानी कि इसमें क्या है, ये आपको इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि अर्थशास्त्र से क्या कौटिल्य के रूल्स लिए गए हैं जो कि एथिक्स में एप्लीकेबल है, ठीक है। रक्षा, वृद्धि, पालना, योगा, क्षमा। रक्षा सिक्योरिटी, ये हम सब बात कर रहे हैं स्टेक होल्डर से रिलेटेड, ठीक है। रक्षा यानी हमें उनकी रक्षा करनी है, सिक्योरिटी देनी है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है, सेव हैंड में है, ठीक है। जो हम रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस आज के टाइम में करते हैं वो यहाँ से निकली है, रक्षा से, जो उस टाइम पे रक्षा चलती थी, ठीक है। वृद्धि, ग्रोथ, वृद्धि को बोलते हैं ग्रोथ। नाउ स्टेक होल्डर वैल्यू इन्हेंसमेंट, जो आज के टाइम में स्टेक होल्डर वैल्यू इन्हेंसमेंट की हम बात करते हैं वो ऑलरेडी था पहले ही, लेकिन वो वर्ड था वृद्धि, ठीक है। डन। पालना, पालना मतलब होता है कंप्लायंस, पालन करना, किसी चीज़ का पालना, ठीक है। नाउ कंप्लायंस ऑफ लॉ। योगा क्षमा, योगा क्षमा यानी सोशल सिक्योरिटी, हमें अपनी जिस सोशल मतलब कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसके लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आज के टाइम में CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सब्स्टिट्यूट हो गया वर्ड, ठीक है। ये 4 आप क्या करेंगे, रक्षा, वृद्धि, पालना, योगा, क्षमा, ठीक है। एक बार और रिवाइज करते हैं, रक्षा, वृद्धि, पालना, योगा, क्षमा। रक्षा सिक्योरिटी, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस, डन। वृद्धि ग्रोथ, स्टेक होल्डर वैल्यू इन्हेंसमेंट, डन। रक्षा, वृद्धि, पालना कंप्लायंस, कंप्लायंस ऑफ लॉ, योगा, क्षमा, सोशल सिक्योरिटी, CSR, डन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूरी उम्मीद है, ठीक है। चलो ये आपको याद हो गया। अब आगे चलते एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी का मतलब क्या है, अगर हम एजेंसी की बात करें, एजेंसी में क्या होता है, तो प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है, ठीक है। अगर एजेंसी थ्योरी के अंदर हम देखते हैं कि जो शेयर होल्डर है हमारे वो ओनर्स हैं, ठीक है, वो एज ए प्रिंसिपल रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एजेंट जो मैनेजर है कॉरपोरेशन के अंदर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एज ए एजेंट काम करेंगे, किसके, शेयर होल्डर के। यही है एजेंसी थ्योरी आपकी, ठीक है, डन। अगर आपकी बुक्स में जो आपके मॉड्यूल में बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन जो इसका मैंने क्रक्स है ना वो निकाल के रख दिया, बाकी आप इसको बना के लिख सकते हो, मुझे इतनी उम्मीद है। शेयर होल्डर थ्योरी, ठीक है। Shareholder wants maximum return from company's property if board of director took better take care of property of corporation. Board of director responsible for property damage. इसका मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो डे टू डे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, जो उसका टोटल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होती है। अगर उसमें उनकी गलती से अगर कुछ हो जाए तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो बोलते हैं ना कॉर्पोरेट वेल, वहाँ पर कॉर्पोरेट वेल नहीं मानी जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। स्टेक होल्डर थ्योरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजर्स आर एजेंट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स नॉट जस्ट ओनली शेयर होल्डर। जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर के एजेंट नहीं होते, वो कंप्लीट स्टेक होल्डर के होते हैं एजेंट, ठीक है। चलो स्टीवार्डशिप थ्योरी। स्टीवार्ड का मतलब क्या होता है, स्टीवार्ड का मतलब है पर्सन हु मैनेज अनदर्स प्रॉपर्टी और गार्जियन और टेक केयर, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज ए स्टीवार्ड काम करते हैं शेयर होल्डर के, शेयर होल्डर ओनर है यानी शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी को एज ए स्टीवार्डशिप वो मैनेज करते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड वर्क एज केयर टेकर या गार्जियन ऑफ शेयर होल्डर। क्लियर हुई स्टीवार्डशिप थ्योरी। आपको स्टीवार्डशिप का मतलब याद होना चाहिए, स्टीवार्ड एक तरीके गार्जियन, टेक केयर या फिर कोई पर्सन जो किसी और की प्रॉपर्टी की टेक केयर कर रहा है, डन। अब इसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं जहाँ से
कुछ रूल्स प्रिंसिपल से निकल के आए थे, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। द कैडबरी रिपोर्ट 1992, ये एक कमेटी बनाई गई थी जो कि 1991 में बनी थी, उन्होंने रिपोर्ट फाइल करी थी 1992 में, ठीक है। वहाँ से आपका ये वाला प्रोविज़न बोर्न हुआ था, मतलब कि निकल के आया था, कंप्लाई और एक्सप्लेन प्रोविज़न बोर्न फ्रॉम दिस रिपोर्ट। कंप्लाई और एक्सप्लेन क्या है, जैसे कि हमारा CSR का प्रिंसिपल है सेक्शन 135, उसके अंदर क्या है कि आप CSR के लिए कंट्रीब्यूट करो, अदरवाइज एक्सप्लेन करो क्यों नहीं कर रहे, तो यानी कंप्लाई और एक्सप्लेन। अगर आप कंप्लाई नहीं कर सकते तो एक्सप्लेन करो क्यों नहीं कर सकते। तो ये प्रोविज़न कैडबरी रिपोर्ट 1992 से निकल के आया था, ठीक है। चलो, तो इसके अंदर से और क्या मेन चीज़ निकल आई थी, सेपरेटिंग द रोल ऑफ CEO एंड चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो CEO और चेयरमैन है उनका रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो डे टू डे वर्क है उससे अलग कर दिया गया था, ताकि अकाउंटेबिलिटी तो किसी के पास हो। अगर ये सब एक जगह मिल गए तो जो भी गलती होगी चेयरमैन छुपा लेगा। आई समझ में बात, ठीक है। बैलेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब बैलेंस करने की, एग्जीक्यूटिव कौन है नॉन एग्जीक्यूटिव, अगर सारे ही काम करने लगे तो किसी की कोई दूसरा बंदा बुराई भी नहीं देखेगा। डन। सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वो कंपनी टू कंपनी चेंज कर सकता है, वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट ही होगा। डन। चलो, इसमें मेन चीज़ें यही थी। इसमें आपको है ना कैडबरी रिपोर्ट के बारे में, तो आपको ये जरूर करना है, कंप्लाई और एक्सप्लेन प्रोविजन बोर्न फ्रॉम दिस रिपोर्ट। डन। चलो, अब आता है द ग्रीनबरी रिपोर्ट 1995 रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ रेम्यूनरेशन कमेटी कंपोज्ड ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है। इसमें एक फॉर्मेशन के लिए बताया गया था कि रेम्यूनरेशन कमेटी के लिए, कि रेम्यूनरेशन के लिए एक सेपरेट कमेटी बना दी जाए, ये किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इंडिविजुअल डिसीजन ना हो, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में पावर ना हो, उस कमेटी के हाथ में पावर चली जाए। ये ग्रीनबरी रिपोर्ट से निकल के आया था जो कि 1995 में आई थी। डन। द नेक्स्ट रिपोर्ट आती है आपकी द हेम्पल रिपोर्ट 1998, द सेटअप टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैडबरी एंड ग्रीनबरी रिपोर्ट्स। जो ये रिपोर्ट, ये कमेटी बनाई गई थी, ये इसलिए बनाई गई थी कि जो भी आपकी कैडबरी और ग्रीनबरी ने जो भी चीज़ें बताई है वो एक्चुअल में फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी रिजल्टेड इन कंबाइंड कोड ऑफ कंडक्ट। जो इससे रिजल्ट निकल के आया था उसको कंबाइंड कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था, जो कि हर कंपनी को फॉलो करना कंपलसरी हो गया था। डन। अब आते द टर्नबल रिपोर्ट 1999, ओब्लिगेशंस रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल। ये इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग बात करती थी रिपोर्ट, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड गाइडेंस भी प्रोवाइड करी। डन। हिगस रिपोर्ट इफेक्टिव बोर्ड कॉम्पोजिशन, यानी बोर्ड कॉम्पोजिशन आपका इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि आपके बोर्ड में टोटली ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगी, कोई काम करने वाला बच्चा ही नहीं, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे ही एग्जीक्यूटिव हो गए, ठीक है। या फिर आपने टोटली इंडिपेंडेंट ले ली तो वहाँ पे उनको मॉनिटर करने के लिए ही सब है, लेकिन काम कौन कर रहा है, उसको मॉनिटर के लिए कोई है ही नहीं, काम करने के लिए कोई नहीं। चलो, स्मिथ रिपोर्ट गाइडेंस फॉर ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी से रिलेटेड जितने गाइडेंस प्रिंसिपल्स आपके सर्कुलर में कुछ भी उससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने वो स्मिथ रिपोर्ट से बॉर्न हुए थे। डन। द टाइसन रिपोर्ट रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से रिलेटेड थी ये भी, ठीक है दोस्तों। अब आती है आपकी नेक्स्ट नरेश चंद्रा कमेटी रिपोर्ट 2002। ये आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन द ईयर 2002 कमेटी अपॉइंटेड टू रिकमेंड अमेंडमेंट इन लॉ। 2002 में ये कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी कि अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है लॉ में, वो चीज़ आप बताइए। चलो, ऑडिटर और क्लाइंट की रिलेशनशिप के बारे में बात हुई थी यहाँ पे, रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। ये तीन चीज़ों के लिए मेन ये कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। एक तो अमेंडमेंट इन लॉ, ठीक है, ऑडिटर और क्लाइंट के रिलेशनशिप क्या होने चाहिए, ठीक है ना, और थर्ड रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। सम रिकमेंडेशन ऑफ नरेश चंद्रा कमेटी। नरेश चंद्रा कमेटी ने क्या किया, प्रोहिबिशन फॉर एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट विद ऑडिट क्लाइंट, यानी कि जो सीए होते हैं ना वो ऑडिट करते हैं अपने क्लाइंट की, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना तो उनकी अकाउंटिंग का काम ले सकते, ना ही उन्हें अकाउंटिंग से रिलेटेड कंसल्टेंसी दे सकते। ये इसी रिपोर्ट से निकल के आया था। अदरवाइज पहले क्या हुआ करता था, जो सीए ऑलरेडी वहाँ पर ऑडिट करने जाना, उसको ऑलरेडी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट वो खुद ही मैनेज करता था, तो उसकी ऑडिट क्या करेगा, ठीक है ना। चलो, प्रोहिबिशन फॉलोइंग सर्विसेज अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एक्चुअली सर्विसेज, ये सब
उसको मना किया गया है ऑडिटर को अपने क्लाइंट के लिए करने के लिए। ठीक है, चलो एक ये भी इसके अंदर से निकल के आया था कि मिनिमम 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। चलो, डॉक्टर जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी ऑफ ओन कंपनी लॉ, ये 2005 में आई थी। जे ईरानी इसके डायरेक्टर थे, जो डायरेक्टर थे टाटा सन्स के, ठीक है ना, डायरेक्टर थे टाटा सन के जे ईरानी। उस टाइम पे इन्होंने कमेटी बनाई गई थी, डॉक्टर जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी, क्रिएटेड फॉर एडवाइजरी रिवीजन रिक्वायर्ड इन कंपनी लॉ, यानी कि कंपनी लॉ में जो जो रिवीजन रिक्वायर्ड है उससे रिलेटेड ये बनाई गई थी, विद इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिनेरियो एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट चेंजेस। आई समझ में बात? एक तो हमारे करंट लॉ में क्या क्या कमियां हैं वो बताओ, और हमारे लॉ को ऐसा बना दो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो जाए वो। ये सब चीज़ें रिकमेंडेशन मांगी गई थी डॉक्टर जे ईरानी से। चलो डन। सम रिकमेंडेशन ऑफ जे ईरानी कमेटी, तो जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी वो क्या क्या थी? तो बोर्ड कॉम्पोजिशन से रिलेटेड उन्होंने दी थी, देयर शुड बी मिनिमम नंबर बट नॉट मैक्सिमम। जैसे कि आपको पता है अभी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 मिनिमम नंबर 1 2 3, 1 ओबीसी के लिए, 2 प्राइवेट लिमिटेड के लिए, 3 पब्लिक लिमिटेड के लिए। मैक्सिमम की लिमिट कितनी है हमारे यहाँ पे? कितनी है? 15 या कितनी है? इन्होंने लेकिन सजेस्ट किया था कि मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है नंबर ऑफ डायरेक्टर की। ठीक है ना? चलो, एक रेजिडेंशियल डायरेक्टर भी होना चाहिए, यानी कि कोई अगर बाहर से कंपनी यहाँ पर काम करने आ रही है, ठीक है, तो एक डायरेक्टर इंडिया का भी होना जरूरी है, जिससे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और उसको ये पता होगा कि वो कंपनी क्या आ रही है, उसके बारे में उसको पता हो, किसी एक इंडियन को पता हो। अगर कहीं ना कहीं अगर वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं तो किसी को तो पता है। चलो, 1 ईयर एब्सेंट फ्रॉम बोर्ड मीटिंग डिस्क्वालीफाइड, ये भी यहीं से निकला था। आपने 149 में पढ़ा होगा कि अगर कोई 4 बोर्ड मीटिंग या फिर वो 1 साल तक बोर्ड मीटिंग में ना आए, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सब सेक्शन 6। आई समझो बात? नहीं, 6 में तो शायद नहीं, सॉरी 164 की डिस्क्वालिफिकेशन में आता है ये। ठीक है, सॉरी। बोर्ड मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड विद मस्ट बी अलाउड, यानी कि इंटरनेशनली अगर आपको जाना है, मतलब कि ग्लोबली अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको ई मीटिंग, ई वोटिंग, सब ये सब अलाउड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका। गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, जिसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर्स राइट। ठीक है दोस्तों, इसका मोटिव क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का? प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट इज वन ऑफ द पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर आपको इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको शेयर होल्डर के राइट भी प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, जो कि मेन है, मतलब पिलर है एक तरीके से, अगर आपको सर्वाइव करना है तो। ठीक है, चलो, SEBI is the regulator of capital market, security market, provide a degree of protection to investor against misstatement and overstatement, price manipulation, insider trading। ठीक है दोस्तों, क्लियर? डन। आपको ये सब पता है कि मिसस्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट क्या होती है, आप ऑलरेडी ACL पढ़ चुके हैं। प्राइस मैनिपुलेशन भी आपको पता है। अगर आपको नहीं पता, अगर आपने हर्षद मेहता वेब सीरीज देखी तो आपको पता होगा कि प्राइस मैनिपुलेशन होता क्या है, कैसे शेयर का प्राइस बढ़ाया जाता है और कैसे गिराया जाता है, उसको बोलते हैं प्राइस मैनिपुलेशन। डन। इनसाइडर ट्रेडिंग भी आपको पता है, वो भी आप हर्षद मेहता मूवी देखकर या वेब सीरीज देख के सीख जाओगे। चलो डन। राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर के राइट क्या है? जनरल राइट क्या है? वोटिंग कर सकता है, डिविडेंड मिलेगा, इंस्पेक्ट करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कर सकता है, ब्रिंग सूट अगेंस्ट कंपनी फॉर मिसकंडक्ट, यानी कि अगर कोई शेयर होल्डर है, किसी के पास एक सिंगल शेयर भी है ना किसी कंपनी का, अगर उसको लगता है कि अंदर कुछ मिसकंडक्ट हो रहा है, तो वो एज ए शेयर होल्डर, सिर्फ एक शेयर होल्डर, कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। ये उसका जनरल राइट है। डन। शेयर होल्डर्स कंपनीज, शेयर होल्डर के राइट क्या? कंपनीज एक्ट 2013 का राइट टू रिसीव कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जबकि ऑडिट हो जाए उसके बाद वो ले सकता है। डन। राइट टू रिसीव कॉपीज ऑफ पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। डन। नोटिस भी आने चाहिए उसके पास मीटिंग से रिलेटेड। चलो, रजिस्टर ऑफ मेंबर भी वो मांग सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट चार्जेस भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में सब चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, MCA की वेबसाइट पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। पहले कैसा होता था कि कंपनी में जाके आपको फिजिकल एप्लीकेशन सबमिट करनी होती थी, वो एक फॉर्म दिया करते थे, उसके बाद में वो फोटो स्टेट करके दिया करते थे, या फिर आपको एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट रूम हुआ करता था, उसके अंदर
भेज दिया करते थे कि आप जाकर यहाँ पर जो आपको करना है, इंस्पेक्ट करना है, कर सकते हो। ठीक है, डन। अब बात करते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जो कि सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड फंड नोन एज द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया हुआ है जिसके अंदर अमाउंट क्या क्या क्रेडिट होगी, अनपेड डिविडेंड, यानी किसी कंपनी के पास अनपेड डिविडेंड पड़ा है जो कि 7 साल से ज़्यादा के लिए तक अनपेड है, तो वो डिविडेंड का अमाउंट, अनपेड डिविडेंड का अमाउंट वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर देगा। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट, डिवेंचर, अलॉटमेंट मनी ड्यू फॉर रिफंड, अगर ये सब 7 साल से ज़्यादा उसके यहाँ पे अनपेड पड़ा है, यानी कोई क्लेम करने वाला नहीं आया, तो IEPF में ट्रांसफ़र कर सकता है, करेगा, कंपलसरी है। ठीक है, अगर इनसे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है वो भी, यानी कि उसके यहाँ पर पड़ा है, उसने कहीं इन्वेस्ट कर दिया इस अमाउंट को, तो उसमें जो इंटरेस्ट आया ना वो भी IEPF अकाउंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रांट एंड डोनेशन, IEPF में लोग डोनेशंस भी देते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, वो भी इसके अंदर क्रेडिट होती है। इंटरेस्ट ऑन अदर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी कि IEPF में जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो उसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे, उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट आएगा उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो भी इसमें आता है। डन। फंड कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनक्लेम्ड डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिवेंचर, इंटरेस्ट देयर ऑन, यानी कि आप इसको पैसे को यूटिलाइज कहाँ कर सकते हो, आपके पास अनपेड डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट ये सब आए थे, अगर बाद में कोई क्लेम करने के लिए आ जाए तो इस फंड से निकाल के आपको वो पैसा उनको देना पड़ेगा अगर कोई क्लेम करने के लिए आता है तो। डन। प्रमोशन ऑफ द इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं, कोई सेमिनार अरेंज करो या फिर किसी भी तरीके से आप कोई एडवर्टाइज चलाओ, किसी भी तरीके से आप अगर इन्वेस्टर एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हो तो वो भी इस फंड से पैसे यूटिलाइज करके आप कर सकते हो। डन। इसकी ऑथोरिटी का कंपोजिशन क्या होता है, एक चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन बोलते हैं, 6 मेंबर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शेयर होल्डर एक्टिविज्म। ये आपके एग्जाम में पूछा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आपके स्कैनर में भी मिल जाएगा आपको कि ये है क्या। ठीक है, मैं आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए स्टॉक होल्डर की, शेयर होल्डर की, स्टेक होल्डर्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, चलो डन। इसके अंदर क्या क्या आता है, इस्टेब्लिश डायलॉग्स विद द मैनेजमेंट ऑन इश्यू दैट कंसर्न, अगर उन्हें कोई दिक्कत परेशानी है तो वो मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। डन, ये उनकी शेयर होल्डर एक्टिविज्म का पार्ट है। डन। इन्फ्लुएंसिंग द कॉर्पोरेट कल्चर, यानी कॉर्पोरेट कल्चर में पार्टिसिपेट करे, उसमें इन्फ्लुएंस करे, ये नहीं कि शेयर ले लिया बात खत्म कि हमारा कोई है ही नहीं। भाई बात समझ में? ठीक है। यूजिंग द कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी प्रोवाइडेड बाय लॉ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, कंपनीज एक्ट ने, सेबी एक्ट ने एक तरीके से डेमोक्रेसी प्रोवाइड की है शेयर होल्डर को कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है कंपनी में, तो उस चीज़ को यूटिलाइज करें। डन। इंक्रीजिंग जनरल अवेयरनेस ऑन द सोशल एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछाने वाला क्वेश्चन, ध्यान से सुनना क्या है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं सबसे पहले आपको पता होना क्या है, वो होते क्या है, पूल्स लार्ज सम ऑफ मनी एंड इन्वेस्ट ऑन बिहाफ अदर विद हाईली स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स। ये कौन है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर? ये होते हैं आपके म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, LIC, ये सब आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जो कि छोटी छोटी अमाउंट में आम आदमी का पैसा कलेक्ट करते हैं। और वो एक बड़ी अमाउंट जब बन जाता है तो टीम ऑफ एक्सपर्ट होती है उनके डिस्कशन करने के बाद में इन्वेस्ट करते हैं पर्टिकुलर कंपनीज में जहाँ पर उनको लगता है कि एक ग्रोथ आएगी। है समझो बात? चलो, बैंक होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, LIC, GIC, IFC, IDBI, ये सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। डन। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन में बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होती है। अगर कंपनी में कुछ भी गलत हो गया, कोई गलत बंदे के हाथ में कमांड चली गई तो इससे बड़ी दिक्कत हो सकती है उनकी इन्वेस्टमेंट को और आम आदमी के पैसे को। ठीक है, विजिलेंट का काम भी करते हैं ये, विजिलेंट मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका। ठीक है ना? चलो, इंश्योर दैट वोटिंग इंटेंशंस आर ट्रांसलेटेड इनटू प्रैक्टिस। ये नहीं कि फेक वोट डाले जा रहे हैं, मतलब कि
अगर वोटिंग है ना तो एक्चुअल में वोटिंग करनी चाहिए। डन। इवेल्युएट कॉर्पोरेट गवर्नेंस परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस है कंपनी को उसको इवेल्युएट भी करें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो, टूल्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के टूल्स क्या क्या है, तो वोटिंग, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, उनका वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने डिसीजन से किसी भी चीज़ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। डन। फोकस लिस्ट, वो अपनी फोकस लिस्ट तैयार रखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी फोकस लिस्ट बोलते हैं कि आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। चलो, 1-to-1 मीटिंग, अगर उन्हें कहीं भी कोई भी डाउट होता है या कुछ भी तरह की उन्हें कुछ दिक्कत परेशानी लगती है तो 1-to-1 मीटिंग भी अरेंज करते हैं। चलो, डन। अब आता है आपका नेक्स्ट, सार्बेन्स-ओक्सले एक्ट 2002, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग रिफॉर्म एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2002। चलो, लेजिस्लेशन ब्रॉट with it fundamental changes in virtually every area of corporate governance about auditor independence, conflict of interest, corporate responsibility, etc. इन सार्बन-ओक्सले एक्ट ने मेनली 3 चीज़ों पर फोकस किया है। ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, डन। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ऑडिटर और क्लाइंट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, डन। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटसेट्रा, डन। अब आते हैं स्टीवार्ड थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। स्टीवार्डशिप में आपको ऑलरेडी बता चुका कि स्टीवार्डशिप होती क्या है। स्टीवार्ड मीन्स हु मैनेज अनदर्स प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश एज ए गार्जियन और टेक केयर, डन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज आर द केयर टेकर ऑफ शेयर होल्डर्स प्रॉपर्टी, देयर मस्ट बी प्रोटेक्ट कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी एंड शुड नॉट यूज फॉर पर्सनल यू बेनिफिट एटसेट्रा, डन। ये आपका चैप्टर कंप्लीट। गाइस, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अदर स्टेक होल्डर। हम ऑलरेडी पढ़ चुके कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर का पढ़ चुके। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट क्या होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेक होल्डर होते क्या है। एनीवन हु कैन हैव स्टेक इन कंपनी इन एनी मैनर कॉल्ड स्टेक होल्डर, ठीक है, हैव द एबिलिटी टू अफेक्ट द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, शेयर होल्डर, लेंडर, कस्टमर, इन्वेस्टर, सोसाइटी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, आपके सप्लायर, बायर, कोई भी आपसे रिलेटेड है कंपनीज में, कोई भी बंदा है, आपका एम्प्लॉई है, मैनेजर है, मैनेजमेंट है, या कोई भी है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर तक भी अगर आपके पास है तो वो आपका स्टेक होल्डर है। आई समझ में बात। चलो, स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट डिपेंड्स अपॉन 2 प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट लेजिटिमेसी प्रिंसिपल, स्टेक होल्डर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। अगर आप लेजिटिमेसी के बारे में बात करते हो तो कौन है आपके स्टेक होल्डर, कस्टमर, सप्लायर, ओनर, एम्प्लॉय एंड अदर कमिटीज, ठीक है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप किसके साथ में है, वो आपके फिड्यूशियरी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके आएंगे। मैनेजमेंट बियर्स फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जो आपके मैनेजर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये सब आपके फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में आएंगे। चलो, टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर फर्म्स सर्वाइवल, जो कि बिल्कुल नेसेसरी है कंपनी के सर्वाइवल के लिए, उन्हें प्राइमरी स्टेक होल्डर बोला जाएगा। जो कौन होते हैं, कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज, ठीक है दोस्तों। चलो, डन। सेकेंडरी जो इसेंशियल नहीं है लेकिन फिर भी हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मीडिया, ट्रेड एसोसिएशन, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, डन। चलो, स्टार्ट करते हैं। और स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, दैट इज अलायंस बिल्डिंग टूल। इन स्टेक होल्डर के साथ इंगेजमेंट कैसे होगी, जिसको आप, फॉर एग्जांपल, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है अलायंस बिल्डिंग टूल, भी इसको बोला जाता है स्टेक होल्डर इंगेजमेंट को, ठीक है। पार्टिसिपेट एवरी स्टेक होल्डर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड, हर स्टेक होल्डर की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उसकी नीड को फुलफिलमेंट करने के लिए, ठीक है। ये है क्या अलायंस बिल्डिंग टूल या फिर स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। इसके कुछ प्रोसेस और स्टेप है जो कि आपको, अगर आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको पूरे पेज का मिलेगा, लेकिन मैंने 4 से 5 पॉइंट में इसको खत्म करने की कोशिश की है। आपके स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, हम आपको वहाँ पर कंप्लीट नोट्स दे देंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, सबसे पहले बात तो हमें पता होनी चाहिए कि हमारे स्टेक होल्डर कौन है। इस्टेब्लिश द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी फॉर इंगेजमेंट, हम गोल्स या ऑब्जेक्टिव अपने बताएं, ठीक है। आइडेंटिफाई नीड्स ऑफ स्टेक होल्डर की नीड्स को भी ध्यान में रखें। डिटरमाइन स्ट्रेटजी फॉर देयर इंगेजमेंट, उनकी इंगेजमेंट के लिए एक स्ट्रेटजी बनाएं। इवेल्युएट आउटकम एंड इंटरनल लर्निंग,
इंटरलाइज लर्निंग, हम उसके रिजल्ट को आउटकम भी करें, क्या बेनिफिट हो रहा है स्टेक होल्डर इंगेजमेंट कराने के बाद में, वो सब भी हम इवेल्युएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो डन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टेक होल्डर एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट्स की स्टेक होल्डर। अगर आपको स्टेक होल्डर की एनालाइज करनी है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो हमें उसके की स्टेक होल्डर को एनालाइज करना पड़ेगा कि ये कौन है, एंड असेसमेंट ऑफ देयर इंटरेस्ट, डन, एंड इफेक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन प्रोजेक्ट रिस्कीनेस एंड वायबिलिटी, डन। चलो एक्टिविटी एनालिसिस, ये एग्जाम में पूछने वाला है, बहुत बार पूछने वाला क्वेश्चन है। अब स्कैनर में देखोगे कि ये आता ही रहता है इस सब्जेक्ट से, इस चैप्टर से। ठीक है, चलो एथिकल डायमेंशन ऑफ एनी एक्टिविटी कैन बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, अगर आपको एक्टिविटी एनालिसिस करनी है, मतलब कि आपको देखना है कि आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी की, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि ये एक तरीके से आपकी एक बंदे के नेचर को बताया गया है कि वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है। अगर आपका नेचर पैरासाइट है, पैरासाइट हेल्पिंग सेल्फ इंजूरिंग अदर्स, तो आप उस नेचर की वजह से अपनी तो मदद करोगे लेकिन दूसरे का नुकसान करोगे, डन। अगर आपका नेचर मार्टियर है, तो आप दूसरों की तो मदद करोगे, हेल्पिंग अदर्स इंजूरिंग सेल्फ, खुद को आप नुकसान पहुंचाओगे। ठीक है, थर्ड विन विन सिचुएशन, आप खुद की भी मदद करोगे, दूसरे की भी मदद करोगे, टोटल लॉस, मतलब खुद का भी बर्बाद होगे, दूसरे को भी बर्बाद करोगे। ये आपको 4 मेन चीज़ें याद रखनी है, पैरासाइट, मार्टियर, विन विन, टोटल लॉस। ठीक है, पैरासाइट में आप क्या कर रहे हो, अपनी मदद, दूसरे का नुकसान। मार्टियर शहीद, अपनी तो आप नुकसान कर रहे हो, दूसरे की मदद कर रहे हो। विन विन से आपको पता है कि दोनों का आप फायदा कर रहे हो, लॉस में आप दोनों को नुकसान कर रहे हो। द कोक्स राउंड टेबल, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ बिजनेस लीडर्स वर्किंग टू प्रमोट ए मोरली एंड सस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है दोस्तों, CRT फाउंडेड इन 1986 एंड CRT प्रिंसिपल ऑफिशियली लॉन्च्ड इन 1994 एंड प्रेजेंटेड इन 1995। प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन क्योसे। क्योसे क्या है, जैपनीज टेक्निक, मैं आपको बताई थी, आपको ये मैंने पढ़ा चुका। जैपनीज टेक्निक वर्क टुगेदर फॉर कॉमन गुड, डन। ह्यूमन डिग्निटी, वैल्यू ऑफ ईच पर्सन। ठीक है, चलो ये जो आपका है ना कोक्स राउंड टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको ज़्यादा डीप क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि एक तो मैराथन वीडियो है, पहली चीज़, दूसरी एक तरीके से रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको ऑलरेडी पता है, आपके पॉइंट रिमेंबर करा रहा हूँ कि आपने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो आपके अंदर से निकले। नहीं निकल रहा तो 3 से 4 बार इसी वीडियो को देखना, आपको सब कुछ निकलने लगेगा। CRT के 7 प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल 1, रिस्पेक्ट स्टेक होल्डर बियॉन्ड शेयर होल्डर्स। आपको सिर्फ शेयर होल्डर की रिस्पेक्ट नहीं करनी, स्टेक होल्डर की भी करनी है। पहली, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंट। ये चीज़ हम चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं कि हमें सबसे पहले इकोनॉमिकली फिट होना है, फिर सोशली कुछ काम करना है, देन एनवायरनमेंट से रिलेटेड, डन। चलो प्रिंसिपल 3, बिल्ड ट्रस्ट बाय गोइंग बियॉन्ड लेटर ऑफ लॉ। हमें सिर्फ लेटर ऑफ लॉ में सीमित नहीं रहना। अगर CSR में लिखा हुआ है कि आपको 2% कंट्रीब्यूट करना है, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि अच्छे के लिए हम 3% कर सकते हैं, तो हम 3% करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। चलो, रिस्पेक्ट रूल्स एंड कन्वेंशन, डन। सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन जा रहे हो तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, डन। रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को भी भाई एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होना जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी हमें चाहिए वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन नेचर। अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। चलो, अवॉइड इलिक्ट एक्टिविटी। इलिक्ट एक्टिविटीज का मतलब होता है गलत एक्टिविटीज। ठीक है, डन। इसके लिए मैंने एक न्यूमोनिक कोड बनाया था। स्टेक होल्डर से रिलेटेड आपका ये हो रहा कि बियॉन्ड शेयर होल्डर ESC में कंट्रीब्यूट करते। ESC क्या होता है, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होते हैं, यानी कि हमें ट्रस्ट भी बिल्ड करना है बियॉन्ड लेटर ऑफ लॉ, और रूल्स एंड कन्वेंशन को फॉलो करके ग्लोबलाइज हो जाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी और ग्लोबलाइज हम हो जाएंगे उससे। एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट की हमें करनी पड़ेगी। इलिक्ट एक्टिविटीज अवॉइड करके। ठीक है, शायद ये आपको इतना इफेक्टिव ना लगे, आप अपना खुद का बना लीजिए। ये मेरे खुद के सेल्फ नोट्स है, तो मैंने खुद के लिए ये चीज़ बनाई हुई है। ठीक है, डन।
CRT स्टेक होल्डर प्रिंसिपल्स, स्टेक होल्डर से रिलेटेड क्या प्रिंसिपल है? CRT यानी कोक्स राउंड टेबल के। कस्टमर शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, चाहे कहीं से भी माल ले, यानी कि हमारा कस्टमर हम उसको अच्छी नज़र से देखें। ये नहीं कि अगर वो पड़ोसी से माल लेने चला गया, सामान लेने चला गया, तो आप उसको गलत नज़र से देख लो, ठीक है। एम्प्लॉय की डिग्निटी का मतलब क्या होता है कि ओनर इन्वेस्टर का ट्रस्ट बना रहेगा। अगर आपकी एम्प्लॉय आप में ट्रस्ट करते हैं तो चलो। सप्लायर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कंपटीशन जो होना चाहिए वो फेयर कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिटीज़, रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, हमें सबके ह्यूमन राइट की रिस्पेक्ट करनी है। अब आता है क्लार्कसन प्रिंसिपल ऑफ स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको भी आप अपना खुद का न्यूमोनिक कोड बना के याद कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जो मेन चीज़ है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप बुक में देखोगे, मॉड्यूल में देखोगे तो बहुत बड़ा है, तो मैंने उसका जो क्रक्स है वो निकाला हुआ है। मैनेजर शुड टेक केयर ऑफ शेयर होल्डर इंटरेस्ट, ये स्टीवार्डशिप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओपनली कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर को ओपनली कम्युनिकेट कर सके, यानी कि आप में स्टेक होल्डर इंगेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। मैनेजर शुड एडॉप्ट रिलेटेड टू शेयर होल्डर इश्यूज, ठीक है। शुड रिकॉग्नाइज इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस भी रिकॉग्नाइज करनी चाहिए कि हम सबका भला किस चीज़ में है। वर्क कोऑपरेटिवली, कोऑपरेटिवली हमें वर्क काम भी करना है। अवॉइड एक्टिविटीज दैट माइट जियोपार्डाइज, ठीक है। एक्नॉलेज पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, एक्नॉलेज करें अपने पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को, डन। चलो, गवर्नमेंट एज स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर भी मतलब गवर्नमेंट भी आपका एज ए स्टेक होल्डर काम करती है, लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है। प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो हमारी गवर्नमेंट होते हैं वही तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, इसलिए ये भी एक लार्जर बेस पे काम करती है, यानी कि बड़ा प्लेयर है ये भी एज ए स्टेक होल्डर, डन। सम वॉलेंट्री गाइडेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉलेंट्री गाइडलाइन 2009, CSR वॉलेंट्री गाइडलाइंस 2009। ये सब वॉलेंट्री है, लेकिन इनको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये फिर भी फॉलो होती है, ठीक है। चलो, सोसाइटी एज स्टेक होल्डर, हमारी सोसाइटी एज ए स्टेक होल्डर कैसे काम करती है? सोसाइटी वांट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, डन। मैक्सिमाइज प्रॉफिट विदाउट हार्मिंग एनवायरनमेंट, डन। सोसाइटी मोटिवेट बिजनेस फॉर इन्वेंशंस, वो आपको नई नई चीज़ें बताती है कि हमें ये चाहिए, तो इन्वेंशन को बढ़ावा देती है सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी प्लेज एंड सपोर्ट बिजनेस फॉर डेवलपमेंट एज इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है दोस्तों। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। इसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। रिस्क मैनेजमेंट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, while internal control helps counter threats and take advantage of opportunities। आई समझ बात। रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है कि आइडेंटिफाई करना है कि हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट्स क्या है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। वहीं पर इंटरनल कंट्रोल हेल्प करता है उन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। रिस्क मैनेजमेंट है क्या? हमें पता लग गया कि रिस्क क्या है हमारे लिए, तो उसको काउंटर कैसे करेंगे, उसके रिगार्डिंग मेजर क्या बनाएंगे ताकि वो जब रिस्क सामने आए तो उससे ज़्यादा इंपैक्ट ना हो बिजनेस को, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड रिस्क, ठीक है। जो अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस उसको रिस्क बोलते हैं। दैट इज प्री कंसिडरेशन ऑफ ऑल पॉसिबल अनसर्टेनिटीज, हेल्प्स इन इनहेंस द एनवायरनमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग एंड कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, फॉर प्रोटेक्टिंग एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज, डन, ठीक है। Risk also known as possibility of an event occur and adversely affect the achievement of the company's objective, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में शायद थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, उसको अगर आप ना ध्यान दे के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ा हुआ हूँ हिंदी मीडियम से, ठीक है ना। मैं ये चीज़ आपको क्या बोलते हैं कि एज ए डिस्क्लेमर बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको प्रोनाउंसिएशन को धीरे धीरे इंप्रूव करने का। अगर आपके पास भी कोई ऐसा तरीका है जिससे मेरी प्रोनाउंसिएशन मतलब कुछ वर्ड्स जो भी आपको लगता है ना कि मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है दोस्तों, डन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोल करने के बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करते हैं रिस्क को तो दो तरह के होते हैं, सिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक जो होते हैं वो नॉन कंट्रोलेबल होता है और अनसिस्टमेटिक को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
ये नॉन प्रिडिक्टेबल होता है कि इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, वहीं दूसरे हैंड पे अनसिस्टमेटिक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये मैक्रो होता है नेचर में, ये माइक्रो होता है। मैक्रो का मतलब हो गया बहुत बड़ा, इसका इम्पैक्ट पूरे आपके सेक्टर पे पड़ेगा, सब पे पड़ेगा, ठीक है ना। इधर ये माइक्रो होता है। इफेक्ट लार्ज सम नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये सब पे एक तरीके से पूरे सेक्टर को इम्पैक्ट करता है सिस्टमेटिक, डन। ये इंडिविजुअल को करता है, डन। डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर, और ये इंटरनल फैक्टर के बेसिस पे है, ठीक है। अगर हम सिस्टमेटिक रिस्क के एग्जांपल की बात करें तो इंटरेस्ट रेट, मार्केट रिस्क एटसेट्रा, ठीक है। और अनसिस्टमेटिक रिस्क के एग्जांपल में क्या हो सकते हैं, चेंज इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई गलत डिसीजन मेकिंग हो गई, ये सब होते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क, डन। रिस्क हम अब दो तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं रिस्क को, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब जिसमें भी फाइनेंशियल इंपैक्ट हो, कोई नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, इस तरीके का कोई भी रिस्क है फाइनेंशियली जिसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसको फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। नॉन फाइनेंशियल रिस्क, इमीडिएटली नॉट फाइनेंशियल इम्पैक्ट बट लेटर मे बी फाइनेंशियल इम्पैक्ट। एग्जाम्पल फ्रॉड, कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस, रेपुटेशन एटसेट्रा, डन, डन। पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से जो रिस्क जनरेट होता है उसको पॉलिटिकल रिस्क बोलते हैं। लिक्विडिटी, अगर हमारी फाइनेंशियल सोल्वेंसी सही नहीं है तो हमें लिक्विडिटी का रिस्क हो सकता है, यानी कि हमारी करंट लायबिलिटीज ज़्यादा है करंट एसिड्स से, तो फाइनेंशियल सोल्वेंसी हमारी सही नहीं है, लिक्विडिटी रिस्क है। और क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट वर्दीनेस, हमें कोई उधार नहीं दे रहा, दैट इज़ क्रेडिट रिस्क। हमारा कोई उधार लेकर नहीं दे रहा, वो भी आपका क्रेडिट रिस्क। लीगल रिस्क, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, हमने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया या फिर किसी ने हमारे साथ किया, उसमें कुछ नॉन कंप्लायंस हो गई, उससे रिलेटेड जो आएगा वो लीगल रिस्क में आएगा। इंटरेस्ट रेट, फ्लक्चुएशन होता रहता है इंटरेस्ट रेट में, वो रिस्क। करेंसी रिस्क, आपको ये पता है कि फॉरेक्स का अप एंड डाउन लगा रहता है प्राइस का, वो भी एक तरीके का रिस्क है। इक्विटी रिस्क, मार्केट रिस्क, प्राइस अप हो गया डाउन हो गया, वो भी एक तरीके का रिस्क है, डन। अगर हमें रिस्क मैनेजमेंट करना है तो उसके स्टेप्स क्या है। स्टेप 1, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हमें रिस्क आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बी अलर्ट बिकॉज बिजनेस एग्जिस्ट इन एटमोसफेयर ऑफ परपेचुअल चेंज, डन। स्टेप 2, रिस्क इवैल्यूएशन। हमें रिस्क को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि ये कितना बड़ा है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर इवैल्यूएट करना है। फिर रिस्क हैंडलिंग, उसको हैंडल हम कैसे कर रहे हैं, अवॉइड करके, रिडक्शन करके, या फिर ट्रांसफ़र करके, या फिर रिटेंशन करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा इन सबका मीनिंग सेपरेटली क्या है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, ये मेनली 4 होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन, हैंडलिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, डन, डन। बेनिफिट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, बेटर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, लेस चांसेस ऑफ मेजर प्रॉब्लम्स, डन। हेल्प इन अचीव ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। आई समझ में बात। बेनिफिट इसके ये है। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड से रिलेटेड जो रिस्क है उसको मैनेज कैसे किया जाता है। इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन विद नॉलेज ऑफ इट्स रिजल्टिंग इंजरी और डैमेज, ठीक है। अगर कोई हमारे साथ जानबूझ के गलत करता है जिसको ऑलरेडी उसके बारे में पता है तो वो फ्रॉड कहा जाता है। तो उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, सेक्शन 225 ऑफ IPC 1860, फ्रॉडुलेंटली इंटेंड टू फ्रॉड नॉट अदरवाइज। अगर इंटेंशनली कोई हमारे साथ गलत करता है तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आपको अवॉइड करना है फ्रॉड को, तो उससे रिलेटेड कुछ मेजर्स है जिसका आपको ध्यान रखो। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन कल्चर, जो भी कम्युनिकेशन होता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि अगर किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई बात है तो उसका वे पहले से स्पेसिफाइड होना चाहिए। ये नहीं कि कोई इंटरनली कोई बात कर ले अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और उसका पता ही ना चले, ठीक है। जीरो टॉलरेंस ऑफ फ्रॉड, अगर कोई गलती से भी फ्रॉड करता पकड़ा गए तो उसको माफ़ी नहीं होनी चाहिए गलती की, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। विजिल मैकेनिज्म, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्प्रेड अवेयरनेस अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच में भी अवेयरनेस फैलानी होगी, ठीक है। रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट, रेपुटेशन का रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है। रेपुटेशन इज इक्वल टू ट्रस्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गेन्ड ओवर द ईयर्स बाय द प्रोडक्ट, सर्विसेज, ब्रांड्स एटसेट्रा, डन। रेपुटेशन लॉस विल डैमेज ब्रांड वैल्यू, शेयर प्राइस, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, रेगुलेटरी रिलेशनशिप, रिक्रूटमेंट रिटेंशन एटसेट्रा, डन। जो ISO स्टैंडर्ड है आपके रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड वो है 31,000
इज टू 209, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, डन। वही को ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अगर फ्रॉड किसी ऑडिटर को ड्यूरिंग ऑडिट मिलता है, अगर अप टू 1 करोड़ है, विद इन 2 डेज वो रिपोर्ट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, या फिर ऑडिट कमेटी अगर वहां पर बनी हुई है तो ऑडिट कमेटी को, ठीक है। उसमें क्या क्या बताएगा, नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है, अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है और पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है, डन। अगर 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है, विद इन 2 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी सीकिंग रिप्लाई फ्रॉम विद इन 45 डेज, और 45 डेज के अंदर वो रिप्लाई लेगा उनसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी से, ठीक है। उसको 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा ADT 4 के अंदर, ठीक है। अगर ऑडिटर ऐसा नहीं करता तो उसको पनिशमेंट है कितने की, मिनिमम 1 लाख की, मैक्सिमम 25 लाख की, डन डन डन। चलो, रोल ऑफ CS इन रिस्क मैनेजमेंट। CS का क्या रोल हो सकता है, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस से रिलेटेड या फिर रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, एडवाइजरी ऑन बेस्ट प्रैक्टिस इन गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस। CS को ऑलरेडी पता होता है कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, कंप्लायंस कैसे फॉलो होगी, नॉन कंप्लायंस का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रोल है CS का रिस्क मैनेजमेंट में। वो हेल्प कर सकता है एज ए एडवाइजरी। हेल्प इन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हेल्प कर सकता है। प्रोवाइड कंप्लीट गाइडेंस, डन डन। Internal control system, approach that balance the risk and control in the company, helps in exploiting business opportunities fully, done। Component of internal control, internal control के component क्या क्या है, controllable environment in organization internally, risk assessment, control activities, information and communication, done done। Internal audit under section 138 of Companies Act 2013 एप्लीकेबिलिटी ऑन। जो इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट है वो किस किस कंपनीज के लिए है, एवरी लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा है, आउटस्टैंडिंग लोन या एडवांसेस 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी के लिए टर्नओवर वाली लिमिट है और आउटस्टैंडिंग लोन एंड एडवांस वाली लिमिट है, बाकी और कोई इनके ऊपर लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। तो इंटरनल ऑडिटर कौन कौन बन सकता है, CA, CA, CMA या फिर कोई भी प्रोफेशनल जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सूटेबल समझे, बात खत्म, ठीक है। बेनिफिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के बेनिफिट्स क्या क्या है, हेल्प्स एन एंटिटी टू अचीव इट्स परफॉर्मेंस, इंश्योर रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंश्योर कंप्लायंस, अवॉइडिंग डैमेज टू इट्स रेपुटेशन, ठीक है दोस्तों। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, डिस्क्लोजर अंडर ICDR रेगुलेशन 2018, डिस्क्लोजर अंडर सेबी टेक ओवर कोड 2011, डिस्क्लोजर अंडर बोर्ड रिपोर्ट। दोस्तों जो ये चैप्टर है ना आपका, इसमें पूरा तो ICDR आएगा, सेबी टेक ओवर कोड पूरा आएगा, बाकी बोर्ड से रिलेटेड भी इसमें कुछ पोर्शन आएगा। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसको ACL वाली अपनी बुक से करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इसके अंदर जो आपका मेन पॉइंट है, ताकि आपको कम समय में आप इसको रिवाइज कर सकें, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप है ना, इतना आपका बाकी चैप्टर इतने बड़े नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हुआ आपका ACL वाला पोर्शन भी डाल दिया। तो इससे बेटर ये है कि मैंने इसके अंदर जो जो आप मुझे इंपॉर्टेंट लगा अपनी नज़र में, वो मैंने यहाँ पर एज ए नोट्स यहाँ पर बना दिया, ठीक है दोस्तों। ये नोट्स अगर आपको चाहिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको वहाँ पर ये नोट्स दे दूंगा। ये जो मुझे इसके अंदर इंपॉर्टेंट लगा मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसमें यहाँ पर डाल दिया, ठीक है दोस्तों। चलो ICDR के अंदर मेन जो रेगुलेशंस है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस विद सेबी रेगुलेशन, लीड मैनेजर बोर्ड को ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस देगा कंफर्मेशन कराने के लिए अबाउट एग्रीमेंट बिटवीन इश्यूर एंड लीड मैनेजर, ठीक है ठीक है। ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट इन फॉर्म A या फिर फॉर्म B, ठीक है। अगर बात हो रही है शेयर से रिलेटेड तो फॉर्म A जाएगा, अदरवाइज डिबेंचर से रिलेटेड बात है तो फॉर्म B जाएगा, ठीक है। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट भी देगा वो उसको, ठीक है ना।
Issuers shall also file the draft of a document with the stock exchange where the specified securities are proposed to be listed. ठीक है दोस्तों, डन। अब आती है एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड ICDR रेगुलेशंस आपको क्या कहती है। प्री इशू एडवर्टाइजमेंट, एक होता है पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपका IPO आया नहीं उससे पहले आपको एडवर्टाइज करना है। ड्यूरिंग IPO, जिस टाइम पे आपका IPO चल रहा होता है ना, उस टाइम आप कोई एडवर्टाइज नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले आप कर सकते हो और उसके बाद भी कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले आप क्या कर सकते हो, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस विद ROC। रेड हेरिंग आपको पता है बुक बिल्डिंग वाले केस में होता है। ठीक है, ड्यूरिंग एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश, हिंदी और वर्नाकुलर, जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर आपको एडवर्टाइज करना है कि हम अपना IPO लेकर आ रहे हैं या फिर FPO लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन नो एडवर्टाइजमेंट टुक प्लेस। ठीक है, फॉर्मेट क्या होगा, पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 10। डन डन, प्री इशू का शेड्यूल 10 में, पोस्ट इशू का भी शेड्यूल 10 में ही है। डन। उसके बाद में जब आपका IPO कंप्लीट हो जाएगा या फिर FPO कंप्लीट हो जाएगा, लीड मैनेजर इंश्योर एडवर्टाइजमेंट विद इन 10 days इन इंग्लिश, हिंदी और वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर, जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब SEBI टेक ओवर कोड की बात कर लेते हैं। उसमें डिस्क्लोजर आपको किस किस पॉइंट पे देना होता है। मैं आपको पूरा टेक ओवर कोड नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको जो उसके अंदर मेन चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसका आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोल 28 से 31 रेगुलेशंस में आता है। ठीक है, एनी पर्सन एक्वायरर प्लस पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न, ठीक है, अगर उनके पास 5% या उससे ज़्यादा शेयर है टारगेट कंपनी के, शेयर है या फिर वोटिंग राइट है। ठीक है, डिस्क्लोज देयर होल्डिंग टू टारगेट कंपनी विद इन 2 वर्किंग डेज। तो अपनी जो भी होल्डिंग है 5% से उससे ज़्यादा उन्होंने ले रखा है, तो उसको 2 दिन के अंदर वो टारगेट कंपनी को बताएंगे। ठीक है, अगर उसमें भी प्लस माइनस होता है 2%, इंटीमेट टू स्टॉक एक्सचेंज एंड टारगेट कंपनी। डन डन। अब आती ये रेगुलेशन 29 है आपकी। रेगुलेशन 30, एनी पर्सन एक्वायरर प्लस PAC में आपको बता चुका, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न, यानी कि वो एक्वायरर के साथ मिलकर टारगेट कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है। ठीक है, होल्ड 25% और मोर शेयर्स या वोटिंग राइट, इंटीमेट विद इन 7 वर्किंग डेज स्टॉक एक्सचेंज एंड टारगेट कंपनी। डन डन। अब एनुअल फाइलिंग से रिलेटेड आपका क्या डिस्क्लोजर है। एनुअल फाइलिंग एवरी ईयर टू ROC, डेट ऑफ AGM से विद इन 30 days आपको AOC 4 ई फॉर्म है बैलेंस शीट एंड P&L, ये आपको सबमिट करना होगा ROC को। ठीक है, और MGT 7 जो आपका एनुअल रिटर्न का फॉर्म है उसके लिए आपको टाइम मिला हुआ है 60 days का। ठीक है, डन। फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज AOC 4 इन XBRL फॉर्म, वो XBRL फॉर्म में आपको AOC 4 सबमिट करेंगे। तो लिस्टेड हो, पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, एनी अदर कंपनी रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग विद कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, यानी कि XBRL में किस किस को सबमिट करना है। एक तो लिस्टेड हो, या फिर जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर कोई भी कंपनी जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 के अकॉर्डिंग काम करती है, उस सबको भी XBRL में अपने फॉर्म सबमिट करने की रिक्वायरमेंट है। इस वाले चैप्टर वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन यही इसका इंपॉर्टेंट मेरे को लगा कि जो आपको रिटेन करने में आसान होगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लिया ना वो रिटेन नहीं होगा, फिर आपको ये लगेगा यार ये एथिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड है। क्योंकि ऐसा है ना, अगर आप थोड़ा बहुत मार्जिन लेके भी चलोगे ना तो उसमें बुराई कुछ नहीं है। मान के चलो आपने 100 पेज पढ़े, आना कितने उसमें से 8 नंबर का, इससे बड़े आप 4 पेज पढ़ो, 4 ही नंबर का किया, 4 का छोड़ दिया, बात खत्म। तो इसलिए इतना रिस्क मत लो कि ज़्यादा के चक्कर में थोड़ा भी ना हो भाई। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट। दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 13, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। मैंने आपके लिए बहुत ही सही नोट्स बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले बात है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट क्या होता है, मैंने आपको बताया, डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉर्पस, लैटिन वर्ड। ठीक है, दैट इज मीन बॉडी, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। डन। कॉर्पोरेट का मीनिंग आपको पता लग गया। सोशल, एवरीथिंग डीलिंग विद द पीपल। सोशली मतलब कि अगर आप
कुछ भी पब्लिक से डील करते हो, दैट काइंड ऑफ सोशल। डन। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बिटवीन टू। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही तो होता है ना कि अगर आपने किसी को कोई काम दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सामने वाला बंदा उस पर क्वेश्चन कर सकता है कि भाई तूने ये चीज़ क्यों नहीं की। ठीक है, आपकी कॉर्पोरेट की सोशल यानी कि पीपल के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब हो गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डन। अगर आपको इसका चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया तो आप पूरे कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है। लाइबिलिटी ऑन कंपनी टू कंट्रीब्यूट फॉर सोसाइटी टुवार्ड्स एजुकेशनल एनवायरनमेंट एंड सोशल कोज। डन। प्लस कंडक्ट द बिजनेस इन एथिकल मैनर। ओके, चलो ये क्लियर हो गया। एडवांटेजेस क्या क्या है, या ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर बेनिफिट क्या है सीएसआर के। ठीक है, इसको कॉर्पोरेट सिटीजनशिप या कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोला जाता है। तो ब्रांड पोजिशनिंग, ब्रांड की वैल्यू इन्हेंस होती है जो सीएसआर में पार्टिसिपेट करती है कंपनीज। डन। इन्हेंस कॉर्पोरेट इमेज, कॉर्पोरेट इमेज भी बनती है। इन्हेंस पब्लिक इमेज, पब्लिक की नज़र में भी इमेज बनती है। प्रोवाइड बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट टू एम्प्लॉय को भी बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है। डन। बेटर कम्युनिटी, बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी हमने जिसको जो दी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, अकाउंटेबिलिटी उसकी क्या है, उन सब में बैलेंस क्रिएट होता है इन सब चीज़ों से। ठीक है ना। चलो, अगर मैं इसको आप अपने अकॉर्डिंग आप इसका न्यूमोनिक कोड बना सकते हैं। मैंने बनाया BCPE, B का स्क्वायर है, C का स्क्वायर है, इसमें ब्रांड बैलेंस, C से कॉर्पोरेट इमेज, और C से दूसरा आपका आता है कम्युनिटी, P से पब्लिक इमेज, E से एम्प्लॉय। इसमें आप कुछ और डिफरेंट बना सकते हैं, ये थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा क्योंकि मेरे को भी लग रहा है। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएसआर। ग्लोबलाइजेशन, जो आजकल ग्लोबलाइज हो रहे हैं, सब जा रहे हैं कि आउट ऑफ बॉर्डर लोग काम करना पसंद कर रहे हैं, इंटरनेशनली काम करना पसंद कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो ये चीज़ें अफेक्ट करती है सीएसआर में। चलो, गवर्नमेंट एंड रिलेटेड बॉडीज़, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल है सीएसआर के लिए, वो इससे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाती है। कभी कभी अभी तक कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री आपका सीएसआर में कंट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन और कंप्लाइंग प्रोविजन लगता है सीएसआर से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सीएसआर से रिलेटेड। कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर का इम्पैक्ट अलग ही पड़ता है अगर आप सीएसआर में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हो, और कंज्यूमर को भी अच्छा लगता है कि ये कंपनी सीएसआर में भी पार्टिसिपेट करती है। चलो डन, ये आपके यहाँ से मिनिमम 2 क्वेश्चन बनेंगे इतने से सिर्फ। अब आते हैं फिलेंट्रोफी, ये बहुत बार पूछा जा चुका कि एग्जाम में है क्या, इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन सीएसआर एंड फिलेंट्रोफी। सीएसआर में आपको बता चुका है, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है सेक्शन 135 की। ठीक है, फिलेंट्रोफी क्या है, एक्ट ऑफ डोनेटिंग मनी, गुड्स या टाइम। ठीक है, कोई किसी को पैसे दे रहा है वो फिलेंट्रोफी है, अपना सामान दे रहा है फिलेंट्रोफी है, टाइम दे रहा है फिलेंट्रोफी है। ठीक है, टू सपोर्ट ए चैरिटेबल कोज, एक चैरिटेबल कोज को सपोर्ट करने के लिए। सेल्फलेस गिविंग, मतलब कि उसके बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलो, बाय इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, कोई इंडिविजुअल मैं भी अगर कर रहा हूँ तो मेरा भी लिए फिलेंट्रोफी बोला जाएगा, और कोई कॉर्पोरेट एंटिटी कर रही है उसके लिए फिलेंट्रोफी बोला जाएगा। चलो डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच ऑफ सीएसआर। सीएसआर का ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच है क्या। 1997 में बाय जॉन एलिंगटन, बिजनेस हैव मोर टू डू देन मेक जस्ट प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स। उसको बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट नहीं बनाना चाहिए, उसको और भी से ज़्यादा करना क्या चाहिए। ट्रिपल बॉटम लाइन में 3 पी से मिलकर बनना है, पीपल प्लानिट प्रॉफिट। पीपल प्लानिट प्रॉफिट, पीपल ह्यूमन कैपिटल, फेयर एंड बेनिफिशियल बिजनेस प्रैक्टिस टुवार्ड्स लेबर कम्युनिटी या रीजन। डन। प्लानिट सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिस, प्रॉफिट बॉटम लाइन शेयर्ड बाय ऑल कॉमर्स, यानी कि सबसे पहले हमें सर्व करना है पीपल को, देन प्लानिट यानी कि हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली बनना है, प्रॉफिट हमारा सबसे लास्ट में होना चाहिए, मोटिव कि हमें प्रॉफिट भी कमाना है। डन डन। यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे, मेकिंग ग्लोबल कॉम्पैक्ट एंड इट्स प्रिंसिपल्स, फैसिलिटेटिंग कोऑपरेशन अमंग की स्टेक होल्डर्स। ठीक है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो 2 कंट्रीज आपस में मिल रही है, लेकिन अगर उनके बीच में असमंजस हो गया, मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी या कुछ भी इस तरह की चीज़ हो रही है कि वो बिजनेस नहीं कर पा रहे, या फिर किसी का नुकसान कर रहा है, या फिर कोई किसी का नुकसान करने के उद्देश्य से कुछ कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूएन में, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में 10 प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, वो सबको फॉलो करने के लिए कहा गया है, जिससे कि इफेक्टिव स्मूथली
आप ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट हो सके। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 10 प्रिंसिपल 2 ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। 2 ह्यूमन राइट वाले मैं आपको पहले डिस्कस कर देता हूँ क्या है। शुड सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ह्यूमन राइट्स। जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने चाहिए, ताकि आप अगर ग्लोबलाइज हो रहे हो तो वहाँ जाके यार आप किसी के रूल्स ना तोड़ें। डन डन। शुड इंश्योर देयर इज नो ह्यूमन राइट अब्यूज़, यानी ह्यूमन राइट अब्यूज़ नहीं होना चाहिए आपके किसी भी काम में। डन। 4 लेबर स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। उसमें क्या, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आप एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, लेबर एसोसिएशन कुछ भी क्रिएट कर सकते हो ताकि उनकी आवाज़ बने, वो बंधुआ मजदूर बन के ना रह जाए। डन। एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। जो मैंने आपको बंधुआ मजदूर यूज़ किया है वर्ड, ये फोर्स लेबर होती है कि आप किसी ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। डन। एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर आपको जैसे कि पता है 14 साल से कम बच्चे को अगर आप काम कराते हो तो इलीगल है। ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन। किसी की सेक्स के अकॉर्डिंग कि वो मेल है कि फीमेल है, उस बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। डन डन। एनवायरनमेंट। 3 आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। 3 एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या है आपके, प्रिकॉशन अप्रोच टू एनवायरनमेंट चैलेंजेस, ग्रेटर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रमोट EFT। ठीक है। डन डन। और 10th है आपका एंटी करप्शन। डन डन। आपको एंटी करप्शन के प्रिंसिपल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। ये आपका UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट के 10 प्रिंसिपल यहाँ पर ख़त्म हो गए। अब आपके नेक्स्ट आते हैं नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन सोशल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस 2011 इशूड बाय MCA जुलाई 8 2011। 9 प्रिंसिपल्स है, उससे रिलेटेड क्या क्या है, गवर्न देमसेल्फ विद एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। डन। वो जो ETA हमने यहाँ पे पढ़ा था, ETA का मतलब यही है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड मस्ट बी सेफ। डन डन। बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉइज, स्टेक होल्डर्स, human rights, help to restore environment, responsible manner of conducting business, sustainability, inclusive growth and equitable development, responsible manner for customers। ठीक है दोस्तों। corporate social responsibility framework, the AA1000 issued by ISEA, external verification plus stakeholder engagement। ठीक है। SA8000 है, स्टैंडर्ड ऑन सोशल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। ग्लोबल कॉम्पैक्ट, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस। ठीक है। डन 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 डन। अब बात करते हैं कि जो आपका CSR इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट क्या है। सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आता है। ठीक है। CSR से रिलेटेड, जिसमें नेटवर्थ आपकी 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, तो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया पूरा करती है कोई कंपनी, तो उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले क्राइटेरिया ये था कि इसमें तीनों साल में से किसी एक में भी होता है, पिछले 3 साल में से अगर एक में भी ये वाला क्राइटेरिया 500, 1000 और 5 वाला करती है पूरा, तो वो CSR के दायरे में आती थी। लेकिन आज की डेट में जो न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है कि अगर उसमें इन तीनों में से कुछ भी है, यानी 500, 1000 या 5 कुछ भी है, तो उसको 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट देना, मतलब कि CSR के लिए। हाँ, लेकिन जो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है उसका 2% देना है। यानी कि पिछले 2 साल में आपको लॉस है, एक में आपका 10 करोड़ प्रॉफिट है, 10 करोड़ का, और उसके लॉस को आपको एवरेज निकालना है, उसका 2% निकालना है। ठीक है दोस्तों। डन। और उससे रिलेटेड आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी, CSR कमेटी, जिसमें 3 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स होंगे, एक उसमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है। अगर 149 सबसेक्शन 6 यानी कि जो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड सेक्शन है, अगर वो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता आपकी कंपनी के ऊपर, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कोई नीड नहीं है। ठीक है। अगर प्राइवेट कंपनी है और उसमें सिर्फ 2 ही डायरेक्टर हैं, तो 2 डायरेक्टर में आपकी कमेटी बन जाएगी। ठीक है। अगर फॉरेन कंपनी है, उसमें 2 पर्सन में बन जाएगी, लेकिन एक उसमें से मिनिमम इंडियन होना चाहिए। ठीक है। और डिस्क्लोजर क्या क्या देंगे आप बोर्ड रिपोर्ट में, कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी, कंटेंट्स ऑफ CSR पॉलिसीज, रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग 2% इफ नॉट स्पेंड। अगर 2% आपने नहीं किया या फिर आपने किया ही नहीं, तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं किया। ठीक है। एक्टिविटीज नॉट
अमाउंटिंग टू CSR। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर जो भी आप आउट ऑफ इंडिया स्पेंड कर रहे हो CSR से रिलेटेड वो काउंटेबल नहीं है। डन। एम्प्लॉयज़ और देयर फैमिलीज, अगर अपने एम्प्लॉय और उनकी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो तो वो भी CSR का पार्ट नहीं है। कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे रहे हो वो भी CSR का पार्ट नहीं है। एनी एक्टिविटीज़ परसुएंस टू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आप अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ भी कर रहे हो, यानी कि आपने जो सामान बनाया वही फ्री बांटने लगे। आपका एक्सपायर होने वाला है कोई चीज़, आपने प्रोडक्ट बनाया और उसको बांट रहे हो, आपको बोल रहे हो कि मैं CSR कर रहा हूँ, वो भी काउंटेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 2% आपने स्पेंड नहीं किया तो उसके लिए आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं करा तो आपको के ऊपर पेनल्टी है कितनी, 50,000 से लेके 25 लाख तक। ठीक है। और ऑफिसर से इन डिफॉल्ट जो होगा उसको 3 साल की मिनिमम सजा और उसको 50,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन या फिर दोनों, ये भी हो सकता है। डन डन। और जो भी CSR पॉलिसी है वो उसकी हर कंपनी की वेबसाइट पे मेंशन होनी चाहिए कि हम CSR से रिलेटेड हमारी क्या पॉलिसी है। ठीक है। एक्सपेंसेस बाय फॉरेन होल्डिंग फॉर इंडियन सब्सिडियरी इन इंडिया क्वालिफाइड फॉर CSR डन कंट्रीब्यूट टू कॉर्पस ऑफ ए ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी क्वालिफाइड, जो कि सिर्फ इसीलिए बनी है कि वो CSR में लोगों का पैसा लेके वो कराएगी, उसको CSR में खर्च करेगी। कुछ ऐसी सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनीज और ट्रस्ट बनी हुई है, अगर मान के चलो एक कंपनी है वो नहीं, उसको पता ही नहीं कि मैं CSR से रिलेटेड क्या काम करूं, तो क्या करती है इसी तरह की किसी ट्रस्ट वगैरह में पैसा एज ए डोनेशन दे देती है, तो वो CSR के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। ठीक है। ISO 26000 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गाइडेंस ऑन सोशल रिपोर्ट्स फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एक्टिविटीज़। ठीक है दोस्तों, CSR से रिलेटेड आपके ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट मैंने इसमें कवर कर लिए। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 10। इसमें भी आपका बहुत कुछ था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं था और मुझे सब कुछ इसमें इम्पोर्टेंट भी नहीं लगा, क्योंकि आप ना अभी फ़िलहाल मैराथन वीडियो में वही चीज़ करो जो की चीज़ें हैं, मतलब जो कि ना की आपके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं आप उस पर अभी कमांड करने की नीड है हमें। ठीक है ना। और इतना सब कुछ है ना इसके अंदर, अगर हम सारा करने बैठ गए ना तो रिटेन तो होने नहीं वाला और कॉन्फिडेंस ऊपर से और ज़्यादा लो हो जाएगा। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं चलो। चैप्टर 10 नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक्स, इंश्योरेंस एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज। ठीक है, हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड बात करनी है बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनीज में। ठीक है, जो PSU बोलते हैं ना जिनको, वो है ये कंपनीज। बैंक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट डेवलपमेंट एंड सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ, रेगुलेटरी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है। बैंक्स डिपॉजिट फंड इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी। डन। Banking Regulation Act 1914 and applicable to all the banks. RBI is the regulator of all the banks. ठीक है। RBI सेंट्रल बैंक फॉर कंट्री। ये मैंने आपको RBI से रिलेटेड और बैंकिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट ये आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल टू ऑल प्राइवेट बैंक्स रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ठीक है दोस्तों चलो। बैंकिंग से रिलेटेड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है, RBI एक्ट बना हुआ है, और जो प्राइवेट बैंक है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है उन पे कंपनीज एक्ट 2013 भी एप्लीकेबल होता है। अब डिफाइन करते हैं कि बैंक्स को आप कैटेगराइज कैसे कर सकते हो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल में। ठीक है। शेड्यूल मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट कैश रिजर्व अकॉर्डिंग टू RBI, जो RBI के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, कैश रिजर्व रखते हैं, उनको शेड्यूल बैंक बोला जाता है। मेंटेन इन सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट। ठीक है। फॉलोइंग कंडीशंस फॉर इंसर्शन ऑफ बैंक इन सेकंड शेड्यूल, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व 5 लाख या उससे ज़्यादा हो, सेटिस्फाइड टू RBI दैट वुड नॉट वर्क अगेंस्ट डिपोजिटर्स इंटरेस्ट। डन। शेड्यूल बैंक के बारे में आपको यही की पॉइंट है जो आपको याद करने की नीड है। और नॉन शेड्यूल मेंटेन कैश रिजर्व अकॉर्डिंग टू RBI नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट। ठीक है। ये कैश रिजर्व RBI के अकॉर्डिंग बनाते हैं, लेकिन सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये उसमें रजिस्टर्ड नहीं होते। डन। अदर क्लासिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI एक्ट 1955। ठीक है। RBI के बाद में जो सबसे बड़ा देश के अंदर बैंक है वो है SBI। ठीक है। SBI एसोसिएट बैंक, SBI सब्सिडरी बैंक एक्ट 1914। SBI से रिलेटेड जो भी बैंक मतलब उसके सब्सिडरीज बैंक है उनके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो लगेगा, RBI एक्ट भी लगेगा, उसमें SBI सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959 भी लगेगा। ठीक है। रीजनल रूरल बैंक जो आप देखते हैं ना ग्रामीण बैंक होते हैं
उसमें क्या होता है, सीजी का कंट्रीब्यूशन होता है 50%, इनकी शेयर 50% शेयर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और बैंक के खुद के शेयर होते हैं 35%। ठीक है, ओके डन। नेशनलाइज्ड बैंक मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन स्कीम 1970 सीजी विद कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई, डन। टर्म्स ऑफ ऑफिस फॉर होल टाइम डायरेक्टर्स 5 years एंड एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, रिमूव बाय सीजी ऑन 3 month नोटिस। ठीक है, जो टर्म्स ऑफ ऑफिस फॉर होल टाइम डायरेक्टर जो होते हैं 5 साल एलिजिबल होते हैं, रीअपॉइंटमेंट के लिए फिर एलिजिबल होता है वो, और रिमूव कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने का नोटिस देके। ठीक है, और जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर होती है बैंक के अंदर में, जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 164 में ही वाली ही डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, चेयरमैन जो होता है बैंकिंग में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कंसल्टेशन विद आरबीआई, डन। मीटिंग जो होती है उनकी बोर्ड की बैंकिंग में, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है उसमें 6 times इन अ ईयर एंड वंस इन ईच क्वार्टर। ठीक है, डन। IRDA इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस कंपनीज की। इंश्योरेंस कंपनीज का रेगुलेटर जो है वो है IRDA। ठीक है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन इन्वेस्टमेंट कमेटी इन इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगी उसको इन्वेस्टमेंट कमेटी बनानी कंपलसरी है, जिसमें कि 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। कम्युनिकेट टू IRDA विद इन 30 days, यानी जैसे ही आप कमेटी बना देते हो 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, उसको आपको IRDA को बताना पड़ेगा विद इन 30 days, डन। अब बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, सेक्शन 34A। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34A, प्रायर अप्रूवल ऑफ IRDA इज कंपलसरी फॉर अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन ऑफ CEO एंड WTD यानी होल टाइम डायरेक्टर। अगर इंश्योरेंस कंपनी में अपने CEO या होल टाइम डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं तो प्रायर अप्रूवल ऑफ IRDA कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34A ऑफ कंपनी, ये इंश्योरेंस एक्ट 1938, डन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गाइडलाइंस फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लिस्टेड अगर है तो उसमें सेबी गाइडलाइन फॉलो होगी, नॉन लिस्टेड है तो वॉलेंट्री है इन नेचर बट शुड नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ लॉ। ठीक है, डन। डिलीजेंस रिपोर्ट इन बैंक्स, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत बार क्वेश्चन है, आप स्कैनर में देख सकते हैं, ये बार बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। आरबीआई हैज़ एडवाइज्ड ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू ऑब्टेन रेगुलर सर्टिफिकेशन डिलीजेंस रिपोर्ट बाय ए प्रोफेशनल प्रिफर कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, आरबीआई ने हर बैंक को एडवाइस किया है कि वो डिलीजेंस रिपोर्ट ले पीरियडिकली बाय प्रोफेशनल, प्रिफर किया है कंपनी सेक्रेटरी को। ठीक है, रिगार्डिंग compliance of different statutory requirements, done. Section 10BB of Banking Regulation in 1949, power of RBI to appoint chairman of banking company. ठीक है, where the office of the chairman of board of director on a whole time basis or MD of banking company is vacant, the RBI may appoint for maximum period of 3 years. ठीक है, done. जो भी इसमें आरबीआई अपॉइंट करेगा वो मैक्सिमम 3 years के लिए होगा। रेम्यूनरेशन एंड रिमूवल बाय आरबीआई, उसका जो रेम्यूनरेशन होगा वो भी आरबीआई डिसाइड करेगा, और रिमूव भी उसको आरबीआई कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अब आता है स्टीवार्डशिप कोड ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। इंश्योरर के लिए स्टीवार्डशिप कोड क्या है? IRDA इशूड गाइडलाइंस ऑन स्टीवार्डशिप कोड 22 मार्च 2017। सम हाईलाइट क्या है उसकी? फॉर्मुलेट ए पॉलिसी ऑन द डिस्चार्ज ऑफ देयर स्टीवार्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, डन। क्लियर पॉलिसी रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डन। मॉनिटर इन्वेस्टी कंपनीज, ओके। एनुअल रिपोर्टिंग टू IRDA। ठीक है दोस्तों, ये सब मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको मेनली मैं पढ़ के ही तो बता रहा हूँ, और इतना ये भी है कि आप पढ़ के आप खुद इस चीज़ों को समझ गए। मेरा मेन जो मोटिव है ना ये वीडियो बनाने का, आपके हर कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराना कम टाइम में। आप एग्जाम वाले दिन जिस दिन बैठो आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये 1.5 घंटे की 2 वीडियो अगर आपने देख ली ना तो पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा सिलेबस आपका तुरंत से रिकॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 11, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको बताया जाएगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड फोरम्स क्या क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे भी और इंडियन लेवल पे भी। ठीक है दोस्तों, बाकी देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। वर्ल्ड हैज़ बिकम ए बॉर्डरलेस ग्लोबल विलेज फॉर ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस।
आजकल आप देख रहे हो कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है, बियॉन्ड कंट्री जाना है, तो आपको दूसरी कंट्री के साथ में बिजनेस करना पड़ेगा। तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उस सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम्स बनाई गई है। कुछ इंटरनेशनली है, कुछ इंडियन बेसिस पे, कुछ सेपरेट कंट्री ने अपने लिए बनाई गई, कुछ ऐसी बनाई गई जो कि आपके अंदर कोई मतलब कि कंपनीज में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, उससे रिलेटेड आपका डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा, उससे रिलेटेड वो बात करती है। ठीक है दोस्तों, अभी आप देखते हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर सम मेजर इंस्टीट्यूशन इन वर्ल्ड हु रेगुलेट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, सबसे पहली बात हम अपनी ICSI की ही कर लेते हैं। ICSI का जो मिशन एंड विजन स्टेटमेंट क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मिशन क्या है हमारे ICSI का? टू डेवलप द हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, ये अगर आप एज ए CS स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ICSI का मिशन क्या है और विजन क्या है। मिशन और विजन, मिशन में आपको बता चुका, टू डेवलप द हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, विजन, विजन क्या? टू बी ए ग्लोबल लीडर इन प्रोमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ये रट लो, आप CS स्टूडेंट हो, आपको ये पता होना ही चाहिए। ठीक है, ICSI ने इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए। ICSI नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ICSI ने नेशनल अवार्ड निकाला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो अच्छे से फॉलो करते हैं, उन 2 कंपनीज को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलो, फोकस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द कोर्स करिकुलम। अब जैसे कि हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड ये पूरा ही सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है ना, तो ये इन्होंने अपने कोर्स करिकुलम में भी ऐड कर दिया, जिससे कि इनके स्टूडेंट जो प्रोफेशनल बने उन्हें इसके बारे में अच्छे से पता हो। ठीक है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स ये बनाए हैं, ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। फाउंडर मेंबर ऑफ नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ये NFCG के भी मेंबर है। चलो, अब बात करते हैं कि NFCG है क्या। NFCG नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय MCA विद ICSI एंड ICAI कंसल्टेशन। ये MCA ने बनाई थी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, ICSI और ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन से। क्रिएट ए फ्रेमवर्क ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड एथिक्स। ठीक है, डन। प्रमोट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ओके। NFCG कंसिस्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल का काम क्या है? वर्क्स एट द एपेक्स लेवल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ये पॉलिसी मेकिंग बनाने का काम करती है। चेयर्ड बाय मिनिस्टर इन चार्ज, MCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट फॉर इंटरनल सपोर्ट। और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आप देख सकते हो, ये इधर से इधर आ रहा है, ये आपका ये है और ये वाला आपका ये है। ठीक है ना, डन। जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उसका काम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, चेयर्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ MCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डन, डन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अदरवाइज आपको नोट चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। ठीक है, इसको अगर आप अपने मॉड्यूल में देखोगे तो ये आपको बहुत बड़ा टॉपिक मिलेगा, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट में करने की कोशिश की है। ठीक है, जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1961 में हुआ था, ये पहली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कॉर्पोरेट से रिलेटेड कुछ गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स बनाए थे। ठीक है, इंटरनेशनली बेंचमार्क्स को ध्यान में रखते हुए। ओके, इसके प्रिंसिपल्स क्या है? दे हैव इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क टू सपोर्ट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, डन। फ्रेमवर्क फॉर शेयर होल्डर्स राइट, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल शेयर होल्डर, रेदर या तो वो माइनॉरिटी भी है या फॉरेन है, कोई भी हो आपको इक्वल ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमली, एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर मैकेनिज्म। डन, डन। अब देखते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने इसको कितना छोटा करके लिखने की कोशिश की है, लेकिन इसके अंदर कोई भी पॉइंट भी मिस भी नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम जो ये है, फाउंडेड इन 1999 बाय द वर्ल्ड बैंक एंड OECD। OECD ने इसको फाउंड किया था विद वर्ल्ड बैंक। ओके, इसके 4 फोकस एरियाज हैं। पहली,
रेजिंग अवेयरनेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिफॉर्म थ्रू मीटिंग्स, पॉलिसी पेपर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। स्पॉन्सरिंग रिसर्च फॉर रिफॉर्म, ओके। प्रोवाइड बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल एंड पब्लिकेशंस, ओके। सपोर्ट इंस्टीट्यूशन एट द फील्ड लेवल थ्रू ट्रेनिंग, टूल किट एटसेट्रा, ओके। इसको मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की है, आपको आप ये पढ़ के ही समझ जाओगे, ठीक है ना, ओके। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, CACG, इस्टेब्लिश्ड इन 1998। इसका ऑब्जेक्टिव था प्रमोटिंग द बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू ए कंट्री ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू एजुकेशन, कंसल्टेशन एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। द एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएशन, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इस्टेब्लिश्ड इन 1919। ये आपके एग्जाम में पूछा बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ACGA वाला, ठीक है। इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू वर्किंग विद इन्वेस्टर कंपनीज एंड रेगुलेटर्स, ओके, इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस थ्रू आउट एशिया। ये एशिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई एक संस्था है, ठीक है। इसके 3 फोकस एरियाज है, रिसर्च, एडवोकेसी एंड एजुकेशन। ये ट्रैक कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेवलपमेंट, ठीक है। एडवोकेसी करते हैं इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, ओके। एजुकेशन, ये ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार करके एजुकेशन देते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन, इसको बोलते हैं CSIA, ए जेनेवा रजिस्टर्ड बॉडी एस्टेब्लिश्ड ऑन मार्च 2010। CSI issued practical steps to better corporate governance, ठीक है। कंसीडर ऑल प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है दोस्तों। इसमें आप देखो कि मैंने बहुत सारे पॉइंट छोड़ दिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी शायद मिस हो गए होंगे इसमें, लेकिन मैंने वो चीज़ कवर करने की कोशिश की जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको ज़्यादा बताता हूँ, ये टॉपिक इस तरह के हैं, ये रिटेन नहीं हो पाते। अगर आपको फिर भी अगर ऐसा लग रहा है इसमें कुछ रह गया, तो मैं एक एडवाइस दूंगा आपको कि आप मॉड्यूल ना देखें, स्कैनर में जितने क्वेश्चन है वो सारे कवर करें। मैंने भी ऑलमोस्ट स्कैनर का हर क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12। चैप्टर 12 है आपका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव। इसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज़ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड क्या क्या कानून है, उनको कैसे फॉलो कराया जाता है और किस तरीके के वहाँ पर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये चैप्टर आपका इतना बड़ा है, अगर आप इसको करने बैठोगे तो ये सीरियसली मतलब कि इसमें चीज़ें रिटेन नहीं हो पाती। तो इसका मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन देता हूँ कि आप इसको स्कैनर से करें। मॉड्यूल से करोगे तो आप बिचल जाओगे, इतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। चीज़ें रिटेन नहीं होगी, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। तो उसमें से ही मैंने स्कैनर में से ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उठा के मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया। मैंने पूरा नहीं कराया, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। इसमें जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है स्कैनर का ही, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर अंडर UK कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, ठीक है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे होगी डायरेक्टर की? चेयरमैन शुड एक्ट ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बाय रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, डन। यही है आपका ये वाला क्वेश्चन। दूसरा आपका है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे है? Australia's corporate governance framework contains a range of measures that promote accountability of management, transparency of financial and other information. In Australia, they follow flexibility not to adopt it and explain why it has not adopted. ठीक है दोस्तों, ये आपके अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की है। चलो नेक्स्ट आता है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन सिंगापुर। सिंगापुर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड क्या है? Listing manual in Singapore requires listing companies to describe in company's annual report their corporate governance practices with specific reference to the principles of the Code of Corporate Governance. The code firstly issued by the Corporate Governance Committee on 21st March 2001. ठीक है, compliance of code is not mandatory. ठीक है दोस्तों, ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगे इस चैप्टर में, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है। बाकी अगर आपको इसको कंप्लीट करना है तो मॉड्यूल से ना करके मैं कहूँगा कि स्कैनर से इसको कंप्लीट करो, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 5 बोर्ड इफेक्टिवनेस इशू एंड चैलेंजेस। ये जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीटली ACL का है, जो डायरेक्टर वाला पोर्शन है वो मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि वो पढ़ाने के लिए पूरा आपको जितने घंटे की ये मैराथन वीडियो ना, इससे कई ज़्यादा घंटे चाहिए उसके मैराथन के लिए, ठीक है ना दोस्तों। आप इसमें नॉर्मली अगर आपके पास में ACL के नोट्स है तो आप वहाँ से इसको करें कवर, ठीक है ना। बाकी जो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा स्कैनर में, जो डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि आपके ACL में नहीं है, वो मैंने यहाँ पर कराने की कोशिश की है, ठीक है दोस्तों। पहला 2 टायर बोर्ड, ये आपके मैंने ACL में नहीं पढ़ा था कहीं पे है कि नहीं है। 2 टायर बोर्ड क्या होता है, इसमें क्या था, क्लियर सेपरेशन ऑफ मॉनिटरिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। यूनिटरी बोर्ड में क्या होता है कि सिंगल बोर्ड जो कि चलता है हमारे इंडिया में, बाकी 2 टायर बोर्ड भी चलता है कहीं कहीं पे, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। जो 2 टायर बोर्ड होता है उसमें एक मैनेजमेंट का काम करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ग्रुप, दूसरा करता है मॉनिटरिंग का, और जो एक बोर्ड का मेंबर है वो दूसरे का नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा आता है आपका बोर्ड चार्टर। बोर्ड चार्टर क्या होता है, टूल टू असिस्ट डायरेक्टर इन फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके। दिस चार्टर शुड बी रीड इन कंजंक्शन विद द कंपनीज MOA एंड AOA, ठीक है दोस्तों। मुझे यही 2 टॉपिक थोड़े डिफरेंट लगे, बाकी कंप्लीट आपका ACL वाला पार्ट है डायरेक्टर का, आप इसको वहाँ से कंप्लीट करें, ठीक है दोस्तों। ये भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 6 बोर्ड कमेटी। दोस्तों ये भी आपका ACL का है, इसको भी मैं यहाँ पर नहीं करा पाऊंगा। आप ये कहोगे कि आप ये क्या कर रहे हो, आपने इससे पहले वाले चैप्टर को भी ऐसे बोल दे, लेकिन ये बोलना यहाँ पे मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैं इसको कंप्लीट नहीं करा सकता चाहकर भी इतने कम टाइम में, ठीक है दोस्तों। तो आप इससे बेटर अपने ACL के नोट्स फॉलो करो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अगर आपके पास ACL के नोट्स अभी अवेलेबल नहीं है तो आप स्कैनर में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब देख लीजिए, वही इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड कमेटी जो ये चैप्टर है इसमें किस किस कमेटी के बारे में बात की गई है। अगर आपको ये अपने मॉड्यूल में मिल जाए तो आप इन्हीं जो मतलब इंपॉर्टेंट कमेटी है मैं वही बताता हूँ आपको, आप सिर्फ वो पढ़ लेना इनफ है, बाकी इसमें और कुछ पढ़ने की आपको नीड नहीं है। एक है आपकी लीगल कंप्लायंस कमेटी, ये पढ़ लेना आप, ACL के नोट से मिली ACL के, अदरवाइज गूगल करके पढ़ लेना या फिर आप अपने स्कैनर से पढ़ लेना। सेकंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। थर्ड नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी, सेक्शन 178 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। विद प्रॉफिट्स कमेटी, ठीक है। कंपलसरी कमेटी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2000 विद सेबी रेगुलेशन LODR रेगुलेशन 2015। जो मैंडेटरी कमेटी है LODR के अकॉर्डिंग वो ये है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें पूछा गया है। बाकी आप इन कमेटी से रिलेटेड सेपरेटली आपको पढ़ना है तो आप सेपरेटली अपनी ACL की अपने नोट्स फॉलो कर सकते हो। इसमें कौन सी है, कंपलसरी कमेटी, मैंडेटरी कमेटी, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है दोस्तों। ये आपका पूरा सिलेबस हो चुका जितना भी आपका एथिक्स का बचा हुआ था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अब मैं ITSA की मैराथन दूंगा बहुत जल्दी, आप वेट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।